हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो मैथ की क्लास करी थी, मैंने उसमें अनाउंस किया था, आपको बताया था कि जो हमारी आज की नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। आज हम उसी चीज़ को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जो आपका सिलेबस है सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट का, उसमें 30 मार्क्स के आते हैं आपकी बाल विकास एवं शिक्षण विधि। उसी को मद्देनजर रखते हुए टाइम कम है, फरवरी या मार्च में आपका हो जाएगा यूपीटेट और 31 जनवरी का है आपका सीटेट। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपकी आज एक नेक्स्ट और क्लास लेकर आ रहा हूं, वह है बाल विकास। ऐसे ही आते आते ये टाइम बढ़ेगा तो मैं आपकी रेगुलरिटी पे 3 से 4 क्लास डेली ही कर दूंगा। 40 मिनट की एक क्लास रखेंगे, लगभग 150 मिनट का टाइम मैं आपका डेली लूंगा। 2.5 घंटे की आपकी 3 या 4 क्लास डेली ही चलेगी। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आज आपको मेरे मन में एक विचार था, एक बात आ रही थी, एक उमंग थी कि मैं बच्चों को बताऊं, उन्हें बताऊं कि आजकल चल क्या रहा है। देखिए, YouTube एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है शिक्षा का बहुत बड़ा मंच बन चुका है, लेकिन उसका गलत उपयोग हो रहा है और हमारे साथ और स्टूडेंटों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, चैनल बन चुके हैं बड़े बड़े, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ चुके हैं, हर चीज़ की सुविधा है, नेट क्या अच्छा है, हर चीज़ की सुविधा है, लेकिन बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। बच्चे पसंद उसे करते हैं जो दिखता है वही बिकता है। आपने कहावत सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है। तो आप वहाँ पर फैसिलिटीज़ देख रहे हो, अच्छे बोर्ड देख रहे हो, अच्छी लाइटिंग देख रहे हो, तो आप वहाँ पर बिकी ही रहे हो एक तरीके से, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ाया जाता, ना डेस्क्रिप्टिव पढ़ाया जाता। एक क्वेश्चनों की कंप्यूटर द्वारा सीरीज लगा दी जाती है, बताइए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बी, डी ऐसे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चल रहा है। उम्मीद मुझे ऐसी है, आपको भी पता है। अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि अगले दिन आपको वे क्वेश्चन याद रहते हैं जो आपने पहले दिन पढ़े हैं। अगले दिन रहते हैं, 4 दिन बाद रहेंगे, 8 दिन बाद रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आपके पास लिखित सामग्री नहीं है, अगर आपके पास लिखित सामग्री नहीं है तो आपके पास वे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। एक बात बताइए, बाल विकास में बच्चों को लिखित और पाठन सामग्री थी, वो लिखित किस रूप के लिए थी? लिखते ही क्यों करवाते थे? मौखिक भी तो सिखा सकते हैं, लिखवाते ही क्यों हैं? लिखवाते इसलिए हैं कि भविष्य में या कल कभी भी उसे जरूरत पड़ती है तो उस चीज को देखकर पढ़कर वो समझ सके और उसका माइंड वहीं पर चला जाए। उसका माइंड, अगर मैंने कोई चीज लिखी 4 दिन बाद मैं उसे पढ़ता हूं ना, तो माइंड वहीं पर चला जाएगा कि उस समय पर मैंने क्या पढ़ा था। ये चीज होती है लिखने से। लेकिन आजकल आपका ब्रेन वॉश करा जा रहा है और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं, आपको लुभाया जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये करें वो करें, पेड कोर्स अन्यथा फ्री में भी। अरे भाई समझ जाओ, तुम्हारा ही फ्यूचर है। मैं ये नहीं कहता कोई भी गलत है ना, मैं किसी का पर्टिकुलर का नाम ले रहा हूँ, लेकिन समझिए, थोड़ा संभलिए अपने आप को, क्योंकि बहुत बड़ा आपका नुकसान हो सकता है। आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनका कुछ नहीं जाता, उनके व्यूज़ बढ़ते हैं, उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, उन्हें इनकम होती है अच्छी खासी, तभी उनके पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, 50 से 100 टीचर हैं, 24 आवर क्लासेस चलती हैं। उन्हें अपनी कमाई से मतलब है, उन्हें उस बात से मतलब नहीं कि आपका फ्यूचर बनता है या बिगड़ता है। तो इसलिए मैं आपका एक साथी होने के नाते, आपका दोस्त, आपका भाई होने के नाते आपको एक सही सलाह दे रहा हूं, जो माननी और ना माननी आपके हाथों में है। चलिए, बिना किसी देरी के मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं बाल विकास एवं शिक्षण विधि। मेरा पढ़ाने का जो थोड़ा मेथड होगा वो अलग होगा। बाल विकास को मेरा एक अलग ही मेथड होगा, एक अलग ही वे होगा। मैं क्वेश्चन वाइज बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं डेस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगा, आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊंगा, आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। चलिए, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल शुरुआत करूंगा, एक अच्छे से हम पढ़ेंगे, वो है हमारा बाल विकास। बाल विकास के बारे में देखो, मैं बताता हूं कि बाल विकास होता क्या। बाल विकास होता क्या, देखिए, मानव जीवन स्थिर नहीं है। स्थिर का मतलब होता है कि स्टेबल नहीं है। स्थिर का मतलब होता है स्टेबल नहीं है। अगर आज हम यहाँ मानव का जीवन है तो कल हो सकता है कि उसका जीवन ना हो। आज हम यहाँ हैं, हो सकता है कल ना हो सकता है परसों ना और हो सकता है 50 साल तक भी हो। मानव जीवन जीवित रह सकता है 50 साल तक, 100 साल तक एक मानव जीवित रह सकता है, और हो सकता है वो आज ही उसका आखिरी दिन हो। तो स्थिर का मतलब है कि वो स्टेबल नहीं है। मानव जीवन स्थिर नहीं है। माँ के गर्भ से ही मनुष्य का जीवन प्रारंभ होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका जीवन काल, उसका जीवन तभी से प्रारंभ हो जाता है।
और तब से लेकर मृत्यु पर्यंत उसमें परिवर्तन होता है। जब से बच्चा गर्भ में आता है और जब तक उसकी मृत्यु होती है तब से ही उसमें परिवर्तन हो जाता है। बच्चा गर्भ में होता है, थोड़ा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसका जन्म हो जाता है, उसके बाद छोटा होता है, वो रोता है, बड़ा होता है, सीखता है, किशोर अवस्था में आता है, नवयुवक होता है, फिर वो एक मिडिल एज में आता है, फिर प्रौढ़ अवस्था में आता है, बुजुर्ग हो जाता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो विकास उसका शुरू से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। चलिए देखिए, जो क्लास ले रहे हैं एक तरीके से कहानी की तरह पढ़ रहे हैं और इसका उद्देश्य है मेरा कि अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप अपने मन में सोचेंगे, तर्क वितर्क करेंगे तो आपको तमाम उम्र ये चीज़ें याद रहेंगी। जो कहानी आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन इन्हीं कहानी में से आएगा। कहानी आपने अच्छी पढ़ ली तो क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। मैं कहानी ना पढ़ाऊँ, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूँ, आज आपने ABCD लगा दिए, कल को आपको वो याद नहीं रहेगा और मैं वो कार्य नहीं करूँगा। आप क्लास मेरी पढ़े या ना पढ़े, आप क्लास पढ़े ना पढ़े, मैं आपका भविष्य बिल्कुल भी खराब नहीं करूँगा, क्योंकि कल को आकर मेरे सामने आकर आप कहें कि आपने ऐसा पढ़ाया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। व्यक्ति में होने वाले इन परिवर्तनों को विकास की संज्ञा दी जाती है। जो व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होता है इसे ही विकास कहा जाता है। विकास वस्तुतः परिपक्वता और अधिगम की निष्पत्ति है। परिपक्वता स्वतः और वातावरण से स्वतंत्र रहते हुए विकास है। परिपक्वता का मतलब होता है परिपूर्ण होते हैं और वो होता है वातावरण से स्वतंत्र रहते हुए। वातावरण बिल्कुल स्वतंत्र है, वातावरण में स्वतंत्र कहीं भी घूम सकते हो, आप कहीं भी रह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वह है आपका क्या एटमॉस्फेयर है, वो क्या है आपका वातावरण नेचुरल है। तो वहाँ पर क्या होता है परिपक्वता होती है। और अधिगम कब होता है, जबकि वातावरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर सीखकर हुआ विकास अधिगम है। कुछ सीखना, पर्यावरण के द्वारा सीखना, पर्यावरण है एटमॉस्फेयर है, उसमें डिफरेंट चीजें आपको मिलेगी, मानव जाति मिलेगी, उसके अंदर जीव जंतु मिलेंगे, पशु पक्षी मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे, तरह तरह की आपको डिवाइसेस मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें मिलेंगी, पदार्थ मिलेंगे, आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी और उन्हीं से सीखकर क्या होता है आपका जो विकास होता है उस विकास को कहते हैं अधिगम। उन चीजों से सीखकर, एटमॉस्फेयर वातावरण से सीखकर जो आपका विकास होता है उसे कहते हैं अधिगम। चलिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुबह भी मैंने ग्रुप में डाला था यूपी टेट DLED के जो ग्रुप है हमारा CTET यूपी टेट सुपर टेट का, उसी में मैंने सुबह ही ये क्वेश्चन डाला था और एक क्वेश्चन अभी आ गया, देखिए मेरे सामने। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स के अनुसार जन्म के समय बच्चे का मन साफ स्लेट की तरह होता है जो पर्यावरण में विकसित होता है। एक महान मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, विलियम जेम्स। उन्होंने कहा जन्म के समय बच्चे का मन साफ स्लेट की तरह होता है। जैसे एक कोरी स्लेट होती है, जन्म के समय बच्चे का मन बिल्कुल ही साफ उस कोरी स्लेट की तरह होता है, बिल्कुल साफ होता है। उसके अंदर ना तो कोई ईर्ष्या होती है, ना कोई प्रेम भावना होती है, बिल्कुल साफ होता है, पक्ष होता है। उस समय पर उसे कुछ भी पता नहीं होता जो पर्यावरण में विकसित होता है। जैसे जैसे वो एटमॉस्फेयर में रहता है उसी तरह से उसका जो मन है वो क्या होता है, विकसित होता है। चलिए क्वेश्चन को पहले से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आने की संभावनाएं हो सकती हैं। विलियम जेम्स उत्तर था, कुछ बच्चे आंसर दे रहे थे प्लेटो, कुछ दे रहे थे, कुछ अलग आंसर दे रहे थे, लेकिन जो इसका आंसर है वो है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स क्या कहा गया है, विलियम जेम्स के द्वारा कहा गया है जन्म के समय बच्चे का मन, जन्म के समय बच्चे का मन साफ स्लेट की तरह होता है। नोट कीजिए। जो पर्यावरण में विकसित होता है, विकसित कहां पर होता है, पर्यावरण में, विकसित कहां पर, पर्यावरण। एटमॉस्फेयर। चलिए नोट कीजिए चीज़ों को, हमें जो हम कहानी के रूप में पढ़ेंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उसे हम वहीं पर लिखेंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो तुरंत हम वहीं पर ही लिखेंगे। चलिए, विलियम जेम्स के द्वारा कहा गया जन्म के समय बच्चे का मन साफ स्लेट की तरह होता है और वो विकसित होता है पर्यावरण से। इतनी बात आपको समझ में आई? आगे बढ़ते हैं।
कहने के लिए मानव विकास जीवन पर्याप्त चलता है। कहने के लिए तो जीवन का विकास, मानव का विकास जीवन पर्याप्त चलता है। जब तक जीवन रहता है कहने के लिए तो उसका विकास तब तक ही चलता है, किंतु इसका सर्वोत्तम काल किशोर अवस्था में होता है। उसने कहा कि जो मानव का विकास है चलेगा तो तमाम उम्र, लेकिन जो उसका सर्वोत्तम काल होगा, जो उसका सर्वोत्तम सबसे अच्छा काल होगा, या कह सकते हैं स्वर्ण काल होगा, जैसे गुप्त साम्राज्य एक स्वर्ण काल था, इसी तरीके से जो उसका सर्वोत्तम या स्वर्ण काल होगा एक मानव का विकास का, वो होगा किशोर अवस्था तक होता है। बच्चा शैशवावस्था से लेकर बड़ा होता है फिर किशोर अवस्था तक चलता है, तो किशोर अवस्था तक उसका क्या होता है, बच्चे का सर्वोत्तम विकास होता है। सबसे ज्यादा विकास बच्चे का होता है 11 से लेकर 18 वर्ष के बीच में। उसे भाषा का ज्ञान अच्छे से हो जाता है, उसे तर्क वितर्क करने आ जाते हैं, उसमें सामाजिक चीजें आ जाती हैं, उसके अंदर गुणवत्ता आ जाती है, और उसमें उसके शारीरिक विकास होता है, उसका शारीरिक विकास होता है। तो सभी चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, सर्वोत्तम विकास माना गया है, वो है माना गया है किशोर अवस्था। क्वेश्चन पूछा जाएगा मनुष्य का या मानव का विकास किस उम्र काल तक या किस अवस्था तक सर्वोत्तम माना गया है, तो वह माना गया है कब तक, आपके किशोर अवस्था तक, आपको याद रखना है। चलिए, यह वह समय है जब व्यक्ति अपने जागृत काल का अधिकांश समय अपने अध्यापक के साथ व्यतीत करता है। किशोर अवस्था का यह वह समय है जो अधिकांश समय अपने अध्यापक के साथ व्यतीत करता है। अगर आप किशोर अवस्था में हैं तो आप स्कूल जाते हैं, आप अध्यापक के पास रहते हैं, तो आपका जितना भी समय है वो कहाँ पर गुजरता है, अधिक से अधिक समय गुजरता है किशोर अवस्था में, आपका कहाँ पर गुजरता है, अध्यापक के पास, और इसी अवस्था में सबसे ज्यादा विकास होता है। तो कहने का तात्पर्य हो सकता है कि अध्यापक ही सही मार्गदर्शक होते हैं और अध्यापक के द्वारा ही आपका एक अच्छे से विकास हो सकता है। तो अध्यापक की भूमिका भी समझिए आपने, एक अध्यापक की भूमिका समझी कि अध्यापक के द्वारा ही ज्यादा समय अध्यापक को देने से उनका सर्वांगीण विकास किसका होता है, सर्वोत्तम विकास होता है किशोर अवस्था में एक मानव का। क्योंकि जो हमारे अध्यापक होते हैं, टीचरगण होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, वे हमें क्या देते हैं, एक राइट पाथ देते हैं, सही दिशा देते हैं जीवन को जीने के लिए। पढ़ाई सिर्फ उद्देश्य हमारा पैसा कमाना नहीं होता, पढ़ाई हमारा उद्देश्य होता है हमारा जीवन जीना, कि हम कैसे जीवन जिएंगे और हमारा सामाजिक चीजें कैसी होंगी और समाज का विकास हम कैसे कर सकते हैं अपनी वाणी द्वारा। अपनी वाणी कैसे हमें मधुर बनानी है या कठोर बनानी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इन तथ्यों से इस बात का कोई संदेह नहीं रह जाता है क्यों एक अध्यापक को बाल विकास के मनोविज्ञान के साथ गहराई से संबंध रखने की जरूरत है। जो चीजें पहले आई थी वो मैंने अभी आपको जो चीजें अब आई हैं वो मैंने पहले ही आपको बता दी। इसमें कहा गया है इन तथ्यों से इस बात से कोई संदेह नहीं रह जाता, कोई भी शंका नहीं है कि क्यों एक अध्यापक को बाल विकास के मनोविज्ञान के साथ गहराई से संबंध रहने की जरूरत है। जब बच्चे का बाल विकास होता है तो उस समय एक मनोविज्ञान के साथ गहराई से संबंध रहने की जरूरत है। एक अध्यापक का एक बच्चे के साथ बाल अवस्था में रहना, उसका विकास करना क्या है, कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है, उसका रहना ही आवश्यक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि जब अध्यापक होने की पात्रता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रारंभ किया जाता है तो उसमें बाल विकास और अधिगम के मनोविज्ञान और अग्रणी महत्व प्रदान किया गया। देखिए, यही कारण है कि अध्यापक के होने की पात्रता, जब आप अध्यापक बनने की ओर बढ़ते हैं, आप डीएलएड, बीटीसी या बीएड कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है आप पात्र हो जाते हैं किसके लिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा देने के लिए। आपने डीएलएड कर ली या बीटीसी कर ली, उसके बाद आप पात्र हो जाएंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा। आप सीटेट या यूपीटेट देने के लिए क्या हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे। का आयोजन प्रारंभ किया गया तो उसमें बाल विकास और अधिगम के मनोविज्ञान को अग्रणी महत्व प्रदान किया गया। तो उसमें जो आपका सिलेबस होता है, कंटेंट होता है, उसमें एक तो बाल विकास के, अधिगम के, मनोविज्ञान को अग्रणी महत्व प्रदान किया गया है। मैं अग्रणी महत्व का मतलब होता है कि उसे इतना महत्व दिया गया है कि उसके सिलेबस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बाल विकास का सिलेबस इसलिए आएगा, बाल विकास होता है कब, आपके पूर्व प्राथमिक में, और हम भर्ती भी कहाँ होकर जाते हैं, शिक्षक पात्र परीक्षा के बाद पूर्व प्राथमिक में या प्राथमिक में। पूर्व प्राथमिक होती है आपकी 1 से 5 तक और 5 से 8, 6 से 8 तक होती है आपकी प्राथमिक शिक्षा।
समझे? बिल्कुल चीज़ों को कहानी की तरह पढ़ना है, जैसे पढ़ा रहा हूँ सिर्फ चीज़ों को ऐसे ही सुनते रहिए, बिल्कुल आराम से सुनते रहिए, कुछ भी समस्या नहीं आएगी। और जब इस कहानी को पढ़ लेंगे ना आप, तो क्वेश्चन चुटकियों में कर देंगे। 100 क्वेश्चन लिखूंगा आपके सामने, एक भी नहीं बताऊंगा, 100 के 100 आप ही बता देंगे इस कहानी को पढ़ने के बाद। तो मेरा उद्देश्य आपको इस कहानी के द्वारा आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देना है, इतना स्ट्रॉन्ग बना देना है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, उठकर इस कहानी के अंदर से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अधिगम के यह इस पुस्तक में बाल विकास एवं अभिज्ञान का विवेचना इस परीक्षा में ही संबद्ध किया गया। बाल विकास के प्रारूप इतने सरल नहीं हैं। चलिए, इनके अध्ययन में यह जानने में समर्थ हो सकेंगे कि किस अवस्था में बच्चों को व्यवहारगत परिवर्तन होने लगता है। हम इस पुस्तक के माध्यम से प्राप्त करते हैं बाल अवस्था में कि बच्चा किस उम्र से या किस अवस्था में व्यवहारगत परिवर्तन होने लगता है। बच्चे का किस उम्र से व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में परिवर्तन का मतलब कि बच्चा 5 साल का है तो उसका व्यवहार कैसा है, बच्चा 8 साल का है तो उसका व्यवहार कैसा है, बच्चा 12 साल का है, 15 साल का है, 18 साल का है तो उसका व्यवहार कैसा है। आगे की ओर बढ़ते हैं। और किस प्रकार अगली अवस्था तक पहुँचते स्वयं इन प्रारूपों में परिवर्तन होने लगता है। एक सुव्यवस्थित हस्तक्षेप के द्वारा हम वैकासिक परिवर्तनों में गुणात्मक का समावेश कर सकते हैं। इसके लिए अवस्था अनुसार बालकों में प्रकट हुए विकास के प्रारूप को समझकर ही हमें उनसे अपेक्षा और व्यवहार करना चाहिए। बच्चे का परिवर्तन और बच्चे का व्यवहार देखकर ही हमें क्या करना चाहिए, या उसके विकास के प्रारूप को समझकर ही कि बच्चे का विकास किस तरह का है। हम देख लेंगे कि बच्चे का विकास अभी तक कितना हुआ है। अगर बच्चे का विकास अभी स्तर हल्का है तो उसकी अपेक्षा के अनुसार ही उससे क्वेश्चनिंग करी जाए। अगर देखेंगे कि बच्चे का विकास ठीक ठाक है, मिडिल लेवल पर वो आ रहा है, तो उसे उसी तरीके से उसी अपेक्षा के अनुसार उससे क्वेश्चन करेंगे। उससे ज़्यादा करेंगे तो बच्चे को क्या होगा, बच्चा बता नहीं पाएगा, बच्चा समझ नहीं पाएगा, तो बच्चे को क्या लगेगा, बच्चे को एक हीन भावना होगी सभी बच्चों में बैठे हुए कि मेरे पे बताया नहीं गया। वो डीमोटिवेट होगा और ये बहुत ही गलत होगा उसके भविष्य को लेकर। अगर बच्चे की अपेक्षा है मिडिल स्टेज पे और क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम उससे ग्राउंड लेवल के, 0 लेवल के, तो बच्चा तब भी हीन भावना का शिकार हो सकता है कि मेरी जो अपेक्षा है, मेरा लेवल है वो अच्छा खासा है, मिडिल लेवल पे है, लेकिन क्वेश्चन 0 लेवल के पूछे जा रहे हैं, तो बच्चा वहां भी परेशान हो जाएगा, तो वो भी उसके साथ गलत होगा। जिस स्तर पर बच्चा है, जिस स्तर पर उसका विकास है, उसी स्तर पर उससे बातचीत करनी है, उस स्तर पर उसका क्या करना है, हमें विकास करना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बालक से उसकी अवस्था से अधिक अपेक्षा करते हुए व्यवहार किया जाए। देखिए यही चीज मैंने बताई, यही नीचे आ गई। एक बालक से उसकी अवस्था से अधिक अपेक्षा करते हुए व्यवहार किया जाए तो उनके अंदर स्वयं के प्रति अक्षमता की भावना हो जाती है। अगर बच्चे की जो अपेक्षा है उसके से अकॉर्डिंग या उसके साथ व्यवहार किया जाए तो उसके अंदर अक्षमता की भावना उत्पन्न हो जाती है। एक बालक से उसकी अवस्था से अधिक बच्चे की उम्र है 7 साल, क्वेश्चन आप उससे कर रहे हो कि उससे 10 साल वाले बच्चे के अकॉर्डिंग 12 साल के एक बच्चा कक्षा 5 में बैठा है, क्वेश्चन कर रहे हो आप उससे कक्षा 8 की, तो वो कैसे बताएगा? उसका स्तर नहीं है 8th क्लास का, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक अक्षमता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। अक्षमता की भावना उत्पन्न का मतलब होता है कि वो सोचेगा कि मैं बता नहीं पाया, वो डिमोटिवेट हो जाएगा, जो उसका स्तर था 5th क्लास का वो भी गिर जाएगा और वो निम्न स्तर पर आकर रुक जाएगा। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है, बच्चे की अपेक्षा के अकॉर्डिंग ही उससे क्या करना है, हमें उसका विकास करना है। ठीक इसके विपरीत यदि एक बालक से उसकी अवस्था से कम अपेक्षा करते हुए व्यवहार किया जाए तो उसे अपनी क्षमता को पहचानने की प्रेरणा तथा अवसर नहीं मिलता। एक बच्चे की स्थिति अवस्था बहुत अच्छी है, क्वेश्चन कर रहे हो आप उससे ग्राउंड लेवल की, निम्न लेवल की, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे का मन तो बहुत ज़्यादा था कि उसे अवसर मिले, उसे प्रेरणा मिले कार्य करने की अपने क्षमता के अनुसार, लेकिन वो आपने उसे प्रोवाइड नहीं कराई, आपने उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग उससे चीज़ें नहीं पूछी, तो बच्चा क्या हो जाएगा? वहाँ पर भी डीमोटिवेट हो जाएगा। ये भी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आगे की ओर बढ़ते हैं। दोनों ही स्थिति बालक के विकास के लिए हानिक है।
दोनों ही स्थितियों में बालक का विकास क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा, उसका कभी भी विकास नहीं हो पाएगा। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों की जानकारी द्वारा मनोवैज्ञानिक, अध्यापक तथा अभिभावक सभी बच्चे की शारीरिक वृद्धि, उनकी व्यवहारिक क्षमता का मूल्यांकन कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक या अध्यापक जो होते हैं बच्चे की शारीरिक वृद्धि को चेक कर सकते हैं कि बच्चे की शारीरिक वृद्धि हो रही नहीं है, बच्चे का कद बढ़ रहा है या नहीं है, बच्चे का वेट उसकी हाइट उसकी उम्र के एज के हिसाब से अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसकी व्यवहारिक क्षमता का मूल्यांकन करेंगे कि उसका व्यवहार किस प्रति है, किस तरह का व्यवहार कर रहा है अपने छोटों से, अपने बड़ों से, अपने साथियों से। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोट्स्की, स्किनर, थॉर्नडाइक एवं अन्य लब्ध प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिकों ने बालक के विकास में अवस्था अनुसार जो हमारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं, हमारे कौन, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोट्स्की, स्किनर, थॉर्नडाइक एवं अन्य लब्ध प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिकों ने बालक के विकास में अवस्था अनुसार भार, लंबाई, मानसिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास के पैमाने निश्चित किए हैं। जो हमारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं उन्होंने उनकी बच्चे की, बालक की अवस्था के अनुसार, उसकी एज के अनुसार उनकी भार तय की है, उनकी लंबाई तय की है, उनकी मानसिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास के पैमाने निश्चित किए हैं। इसी के अनुसार बालक का सर्वांगीण विकास करने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि बालक का विकास कैसे हो, उसका सर्वांगीण विकास कैसे हो। बच्चों के विकास में जहाँ की कहीं इस प्रकार नियत स्वाभाविक विकास में असंगति मिले और उनके कारणों को भी उपलब्ध अध्ययन के माध्यम से समझा जाना चाहिए और सुझाए गए सुवैज्ञानिक हस्तक्षेप द्वारा उपचार किया जाना चाहिए। अगर बच्चे के स्वाभाविक विकास में असंगत मिले, उसका जो स्वाभाविक विकास है वो सही नहीं है, वो सही ढंग का नहीं है, तो हमें उसका उपचार करना चाहिए, हमें अध्ययन करना चाहिए और उस बच्चे को बताना चाहिए कि तुम्हारा जो विकास है, जो तुम्हारा असंगति है, तो तुम्हारा स्वाभाविक विकास है वो सही ढंग का नहीं है, हमें उसका उपचार करना चाहिए और उसे सही मार्ग और उसे सही दिशा पर लेकर आना चाहिए। बाल विकास एवं अधिगम पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री का समेकन यहाँ इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि हम इस दिशा में अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा सके और परीक्षा के संबंध में विषय ज्ञान की हमारी जरूरतें भी पूरी हो सके। हमें क्या करना है, हमें अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाना है और जो हमारा एग्जाम होगा, शिक्षक पात्र परीक्षा होगी, उसमें अच्छे से अच्छे हम ज़्यादा नंबर ला सके। और हमारा उद्देश्य ज़्यादा नंबर नहीं लाना होना चाहिए, क्योंकि हम भावी अध्यापक हैं, आने वाले समय के अध्यापक हैं। जिस तरीके से मैंने आपको एक कहानी बताई है, आपको इसी कहानी का पालन करना है और इसी अकॉर्डिंग, इसी के तहत आपको शिक्षक होने के पश्चात कार्य करने हैं। शिक्षक अपने बच्चों का आपको भविष्य सुधारना है, अच्छे से पढ़ाना है सभी, क्योंकि हम क्या हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो हम अगर उन्हें पढ़ाएंगे नहीं तो उनका विकास नहीं होगा। हमें उनका शारीरिक विकास भी करना है, हमें उनका मानसिक विकास भी करना है, हमें उनका सामाजिक विकास करना है और ऑल अराउंड हमें उनका सर्वांगीण विकास करना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बाल विकास के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? बाल विकास के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? बाल विकास के अंदर पढ़ेंगे हम संकल्पना, पियाजे का विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे, बहुभाषिकता पढ़ेंगे, समाकालित बाल विकास में शिक्षक की भूमिका पढ़ेंगे, अनुवांशिकता एवं परिवेश पढ़ेंगे, सामाजिक विकास की प्रक्रिया एवं बाल आधारित सामाजिक परिवेश पढ़ेंगे, बच्चों में सामाजिकता का उत्तरोत्तर विकास पढ़ेंगे, बच्चों को केंद्रीकृत करके विकसित शिक्षा की संकल्पना एवं उसका क्रमिक विकास पढ़ेंगे, बुद्धि निर्माण के महत्वपूर्ण आयाम पढ़ेंगे, सीखने या अधिगम का मूल्यांकन करेंगे, सामाजिक ताने बाने में लिंग की भूमिका, लैंगिक पूर्वविवाह एवं पूर्वाग्रह एवं शैक्षिक प्रक्रिया पढ़ेंगे, कक्षा में अध्येताओं के अध्ययन की तैयारी का स्तर, उनकी समालोचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया को अभिवर्धित तथा करने तथा उनकी उपलब्धियों के मूल्यांकन हेतु समुचित प्रश्नों के निर्माणों की तकनीकी पढ़ेंगे, अंतर्निहित शिक्षा की संकल्पना एवं विशेष ध्यान आकर्षित करने वाले बच्चों की आवश्यकता का संज्ञान। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। ये चीजें पढ़ी हमने, क्या समारंभ पढ़ा
हमने पढ़ा कि बाल विकास होता क्या है, किस किस तरीके से हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। अब देखा आपने कि बाल विकास के बारे में आपको जरूर थोड़ा ना थोड़ा तो बिल्कुल ही आइडिया हो गया होगा कि बाल विकास में हम पढ़ेंगे क्या। और जो मैंने एक पेज आपको ये अभी पढ़ाया है ना, तो एक दो क्वेश्चन तो आपको यहीं से उठकर मिलेंगे, इस बात की भी गारंटी है। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, बट हमारा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये हमारे सिलेबस का इंपॉर्टेंट भाग है, सिलेबस का हमारा इंपॉर्टेंट भाग है, और यहीं से आपको क्वेश्चन की शुरुआत हो जाएगी, ये भी देख लेना आप। चलिए थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, अगर आप थक गए हो तो थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। बाल विकास की संकल्पना पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? बाल विकास की संकल्पना। ये चीज़ें जो है ना, ये लिखने वाली चीज़ें कोई नहीं, ये चीज़ें जो लिखने वाली होगी मैं आपको बता दूंगा। ये चीज़ें कोई लिखने वाली नहीं है, ये चीज़ें हमें पढ़ने वाली, हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, हमें कहानी के रूप में पढ़ना है, और कहानी हमेशा याद रहती है, ठीक है ना। बाल विकास की संकल्पना, बाल विकास की संकल्पना। देखिए चलिए पढ़ते हैं बाल विकास की संकल्पना क्या है। बाल विकास की संकल्पना का मूर्त रूप इस तथ्य में समाहित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक का मतलब होता है कि वो समाज में रहता है, समाज के तरह ही व्यवहार करता है, समाज के बनाए हुए नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, सामाजिक कार्य करता है, ना तो किसी से दुर्व्यवहार करता है, ना कोई ऐसा दुष्ट कार्य करता है जिसका परिणाम समाज को भोगना पड़े और समाज में उसकी क्या हो, उसके समाज में उस इंसान को हीन भावना से देखा जाए। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा इसकी शारीरिक एवं मानसिक विकास की संभावनाएं स्वाभाविक रूप से कितनी महत्वपूर्ण है। मनुष्य की जो शारीरिक और मानसिक विकास की संभावनाएं है ना, वे स्वाभाविक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तथ्य का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि इसकी समुचित जानकारी हेतु हमें बच्चे के विकास की प्रक्रियाओं के मूल सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि इसकी समुचित जानकारी होती है। अगर हमें इसकी समुचित जानकारी लेनी है तो हमें बच्चों के विकास की प्रक्रियाओं के मूल सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। हमें बच्चों के मूल सिद्धांतों को पढ़ना होगा जो स्वयं में प्रायोगिक होने के साथ वैज्ञानिक भी हैं। ये मूल सिद्धांत निम्नलिखित है। अब मैं आपको सिद्धांत बताऊंगा कि सिद्धांत कौन कौन से हैं। हमें सामान्य रूप से बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास की आरंभिक प्रक्रियाओं के बारे में समझना होगा। हमें बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की आरंभिक प्रक्रियाओं के बारे में समझना होगा। हमें समझना होगा जब बच्चा शुरुआत होता है, आरंभ होता है बच्चे का, तो हमें जानना होगा सामान्य रूप से कि बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि कितनी वय में किस प्रकार के विकास होंगे। वय का मतलब किस अवस्था में, किस एज में उसका कैसा कैसा कौन कौन सा विकास होगा। उम्र 0 से 2 वर्ष है तो उसका जो स्तर है, जो उसका विकास है, क्या मानसिक या उसका शारीरिक, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। 5 से 7 वर्ष की आयु में या 2 से 5 वर्ष की आयु में उसका विकास हो रहा है उसकी एज के आयु के अकॉर्डिंग या नहीं हो रहा है। 7 से 11, 11 से 18 या 11 से 15, 18 से 40, 40 से 65 और 65 से प्रौढ़ अवस्था बुढ़ापे की ओर अग्रसित हो जाता है, बढ़ जाता है। उसका विकास कब होता है? सर्वांगीण विकास, या कह सकते हैं इंसान जब 65 वर्ष के बाद प्रौढ़ अवस्था में या वृद्ध अवस्था में आ जाता है तो उस समय पर उसकी जो पूरी लाइफ की जो उसका एक्सपीरियंस होता है वो इतना होता है कि वो जो चीज़ें कहता है वो सही होती है, और इसीलिए हमें वे चीज़ माननी भी पड़ती हैं। चलिए इतनी बात समझ में आई। ज़्यादा विकास का भ्रम पाले और न कम का। हमें कभी भी बच्चे की वजह से ज़्यादा विकास का भ्रम पाले और न कम का। बच्चों के अंदर ना तो हम देखें कि बच्चा बहुत ज़्यादा उसका विकास हो रहा है, उसका शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा हो गया, उसका मानसिक विकास बहुत हो गया, या उसका शारीरिक विकास कम रह गया या उसका मानसिक विकास कम रह गया। हमें ये कभी भी भ्रम नहीं पालना चाहिए कि बच्चे का विकास ज़्यादा हो रहा है या बच्चे का विकास कम हो रहा है। बच्चे का विकास बिल्कुल सही हो रहा है, अकॉर्डिंग टू वह हो रहा है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में बच्चों का सर्वांगीण विकास व्यतिक्रम पूर्ण हो जाता है।
बी पाठ पढ़ते हैं। पर्याप्त शोधों के आधार पर बच्चों में लिंग के अनुसार उम्र के अनुरूप ऊंचाई एवं वजन के विकास के मानक निर्धारित किए गए हैं। देखिए जो बच्चे होते हैं ना, जो शोध किए गए हैं बच्चों पर, उनके लिंग के अनुसार फीमेल मेल, जो जेंडर होते हैं मेल फीमेल, पुरुष और स्त्री, उनके उम्र के अनुरूप उनका वजन होगा, उनकी ऊंचाई होगी, मानक निर्धारित किए गए हैं। साथ ही मानसिक सामाजिक एवं भावनात्मक विकास की प्रक्रिया भी ज्ञात है और प्राय सभी विकास एक जैसा ही होता है। लेकिन यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाए, चाहे वह ह्रास की हो या वृद्धि की हो, तो इसके कारकों का अनुशीलन होना हो। ह्रास की हो या वृद्धि की हो, ह्रास का मतलब कमी हो, वृद्धि का मतलब या ज्यादा हो। अब देखिए उसने क्या बताया, लिंग पुरुष या महिला, पुरुष और महिला की उम्र के हिसाब ही उसका क्या होगा, उसका शारीरिक विकास होगा। अब देखिए शारीरिक की क्या, देख लीजिए आप, ये नोट करने वाली चीजें हैं, क्वेश्चन उठ जाता है यहाँ से। जो चीज़ नोट करने वाली होगी मैं नोट कराऊंगा, और जो चीज़ पढ़ाने वाली होगी एक रूप से वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए लिखा तो मैं इसे भी सकता था, लेकिन यूट्यूब पर इतना टाइम नहीं होता कि मैं इन चीज़ों को आपको लिखाऊं। अगर लिखाने लगे तो 4 लाइन ही आप लिख पाओगे। ऑफलाइन क्लासेस होती तो मैं बिल्कुल प्रयास करता कि आपको ये चीज़ें लिखवाऊँ, बट यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। चीज़ें सिर्फ कहानी के रूप में पढ़िए, जो चीज़ें हैं लिखवाने की मैं भी आपको जरूर लिखवाऊंगा। शारीरिक क्रिया पढ़िए। अब देखिए आयु, उम्र, बालक, बालिका, ऊंची कूद, लंबी कूद, ऊंची कूद, लंबी कूद। उम्र 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। 6.55 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12.25 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 112.10 सेंटीमीटर, 144.50 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8.25 सेंटीमीटर, 10.75 सेंटीमीटर, 71 सेंटीमीटर, 102 सेंटीमीटर, 125.60 सेंटीमीटर। अब समझिए चीज़ों को, नोट कर लीजिए एक बार। देखिए शारीरिक क्रिया बताई गई है मनोवैज्ञानिक के द्वारा। बालक बालिका, देखिए जब बालक की उम्र 5 वर्ष होगी तो वो कितनी ऊंची कूद कर सकता है, वह कर सकता है 6.55 सेंटीमीटर। 6.55 सेंटीमीटर क्या कर सकता है, 5 वर्ष की आयु में एक बच्चा, एक बालक कूद सकता है। लंबी कूद कितनी कर सकता है, 85 सेंटीमीटर की वह बच्चा 5 वर्ष की आयु में एक बालक 85 सेंटीमीटर की लंबी कूद कर सकता है। अब वही बात लागू होती है बालिका पर। एक बच्ची, एक बालिका 5 वर्ष की आयु में 6 सेंटीमीटर तो ऊंची कूद कर सकती है और 71 सेंटीमीटर लंबी कूद कर सकती है। आप आइडिया लगा लीजिए, हर समय हर वर्ग में बालक बालिका से ज़्यादा ही कार्य करेगा। बालक अगर 6.55 सेंटीमीटर ऊंची कूद कर रहा है तो बालिका 6 सेंटीमीटर ऊंची कूद करेगी। बालक 5 वर्ष की आयु में 85 सेंटीमीटर लंबी कूद कर रहा है तो बालिका 5 वर्ष की उम्र में 71 सेंटीमीटर लंबी कूद करेगी। ऐसे ही 6 वर्ष की आयु है, ऐसे ही 7 वर्ष की आयु है। बालक हमेशा ज़्यादा करेगा, बालिका हमेशा कम करेगी। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि 6 वर्ष की आयु में बालक और बालिका की लंबी कूद में
कितना डिफरेंस है, कितना गैप है। तो क्या हो सकता है, 112 10 कूदता है बालक और 102 कूदती है बालिका, तो कितना गैप हुआ, 10.10 सेंटीमीटर का गैप हुआ। क्वेश्चन पूछ सकता है 7 वर्ष की आयु में बालक कितनी ऊंची कूद कर सकता है, 12.25 सेंटीमीटर की ऊंच कर सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 वर्ष की आयु में बालिका कितनी लंबी कूद कर सकती है, 71 सेंटीमीटर की लंबी कूद कर सकती है। चलिए नोट करिए। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए जो हमारी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। हमारा जो तरीका है पढ़ाने का वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं कहानी के रूप में पढ़ाऊंगा, जो चीज़ लिखवाने की है उसे लिखवाऊंगा। क्वेश्चन देखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना इस चैप्टर के लास्ट में, जब हम इस चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन करेंगे तो आप अपने आप करोगे, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने कॉन्सेप्चुअल हर टॉपिक के वाइज पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो आप नोट्स जरूर बनाते रहें और कहानी को अच्छे से सुने। ये क्लास आपको 1 से 2 बार अपने घर पर जाकर भी बिल्कुल आराम से सुननी है, इसका रिवीजन करना है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में।